वेलकम बैक। वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब बाहर आए तो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सियासत में भी कभी कठपुतलियां नहीं बनेंगे। ये कहना था वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का कि सियासत में कभी कठपुतलियां नहीं बनेंगे। इससे पहले कठपुतलियां जो बनते रहे हैं, अब कोई कठपुतली नहीं बनेगा। क्या मकसद था अजीज आरिफ साहब? पूरे उनकी जो बाहर आके साहब जो बात की थी ना 8-9 मिनट की, उसके अंदर यही जुमला था, एक ही मैसेज था। और क्या किसको मैसेज दे रहे हैं ये? एस्टेब्लिशमेंट को, क्योंकि जब 2013 के इलेक्शन से पहले ये एस्टेब्लिशमेंट थे, उसके 2013 के इलेक्शन में इन्होंने एंटी एस्टेब्लिशमेंट लोगों को अपने करीब लाए, उसमें मुशर्रफ के साथियों को, और उसके बाद से ही एंटी थे। उसके बाद जब राहिल शरीफ आए, राहिल शरीफ के दौर में भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहे और इनके क्लैश होते रहे। लेकिन ये कि मैं आपको बताऊं कि ये मैसेज भी दिया है कि कठपुतली अगर हम नहीं बनेंगे, ना डिक्टेशन लेंगे, ना किसी उसमें हम आएंगे, ठीक है। लेकिन कोशिश ये अब नवाज शरीफ साहब की यही थी कि जो बाहर आके उन्होंने जो जुमला बोला है, और ये जुमला इनका नहीं है, मैंने फिर कहा ना कि ये रेडीमेड तकरीर थी, उन्होंने पढ़ी है। और पढ़ने के साथ साथ ये जुमला अगर नवाज शरीफ तो मुशीरान ने लिख कर दिया है ना? मुशीरान नहीं लिखते ना, मुशीरान है कौन इनके? मुशीरान है कौन? साथ में जो खड़े हुए थे। उनकी हिम्मत है, वो कुछ अपने इजाफी कदम नहीं उठा सकते वो। लेकिन जुमला बहुत सख्त लिखा है। जुमला सख्त था, जुमला एस्टेब्लिशमेंट के लिए था, मैसेज था कि माजी में कठपुतलियां बने, अब कठपुतली कोई नहीं बनेगा। और ये भी कहा है उन्होंने कि कुछ अरसे बाद अवाम को बहुत कुछ बताऊंगा। हाँ, मेरे पास बोलने को बहुत कुछ है और मैं अभी नहीं बता रहा, लेकिन कुछ अरसे बाद का क्या मतलब है? 8 जुलाई प्लस 15 दिन, उसके बाद आप बताओगे। तो उसके 60 दिन पूरे होने के बाद, तो 60 दिन तो 8 जुलाई को पूरे हो गए जी। 8-10 दिन लागू लो, सुप्रीम कोर्ट भी उसको बात करेगी ना, उसकी जीआईटी की रिपोर्ट, तो उसके बाद डिसीजन देगी। 3 जजेस जो देंगे, 5 पूरे हो जाएंगे। सही है। उसके बाद तो आपने यही बातें तो बोल ली है। ये बात आज करते तो बात थी ना, आपको तो उसके बाद बोलना यही है, उसके बाद बोलना यही है। क्योंकि आज जो आपके अल्फाज हैं कि जीआईटी में जो हमने सुप्रीम कोर्ट के पेपर दे दिए थे, वो आज जीआईटी में दे दिए। सही है। आपने इसके बाद बोलना वही है। ठीक है। और उसके बाद जो ये आपके बीएस पार्टी वाले और ये तहरीक इंसाफ वाले, ये भी शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इनको जो है वो नफसियाती तौर पे तहरीक इंसाफ मार रहा था। ठीक है। जरदारी साहब लिफ्ट नहीं मार रहे थे, वो लंदन चले गए थे। ठीक है, मफामत की पॉलिसी। और तहरीक इंसाफ में वो नतिया गली में बैठ गए, शाहदा रोड के दानिश खन्ना बन के इमरान खान साहब अपने दोस्तों के साथ लीडो खेल रहे हैं। वो पिक्चर उन्होंने वायरल कराई सोशल मीडिया पे। तो वो नफसियाती जो जंग थी ना, वो इमरान खान जीत गए, लीडो खेलते हुए, अपने दोस्तों से बात करते हुए, नतिया गली में यूं बैठे हुए। वो जो नफसियाती जंग थी वो तहरीक इंसाफ जीत गई। आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपके लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, आप पे बहुत दबाव है, बहुत ज्यादा दबाव है, इसलिए कि आपको पता है कि क्या होने वाला है। सऊदी अरब की तरफ से रिस्पांस ना मिलना, और ये कतर का जो ड्रॉबैक, अगर ये ड्रामा नहीं होता कतर वाला, ये आराम से निकल जाते। फिर कतर वाले को ये कतरी खत की वजह से मामला जो है वो तवील हो गया, उसी वजह से तो फंसे हैं ये। उस खत की वजह से सैफुर रहमान ने इनको फंसवा दिया के साथ कतरी खत ले आते हैं, जान ही छूट जाएगी, सब ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। ठीक है। कतरी खत कब आया अजीज साहब? कतरी खत कब आया और क्या मामलात रहे पाकिस्तान में जब पैनामा आया? ये रिपोर्ट देख लेते हैं जरा। पैनामा लीक्स का इंकशाफ गुज़िश्ता साल 2016 अप्रैल में हुआ। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनके साहबजादों पर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात के बायस अपोजिशन जमातों ने इस सिलसिले में तहरीक का आगाज़ किया। बाद में तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में मरहलावार एहतजाज का प्रोग्राम तश्कील दिया। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान, सिराजुल हक और शेख रशीद के पैनामा लीक्स के बारे में दरखास्तों को समाअत के लिए मंजूर कर लिया। अपोजिशन के दबाव पर वजीर आजम नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट से खिताब किया, जिसमें उन्होंने इत्तेफाक फाउंड्री, शुगर मिल्स, लंदन फ्लैट और दीगर असासों की तफसीलात बताई। जिसके बाद कौम से खिताब करते हुए भी नवाज शरीफ ने खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश की। लेकिन अदालत में दरखास्त की समाअत के दौरान वजीर आजम नवाज शरीफ की जानिब से असासों की कोई तफसीलात
या दस्तावेजात पेश नहीं की गईं, बल्कि कतरी शहजादे के एक खत को बुनियाद बनाया गया, जिसमें कतरी शहजादे ने वजीर आजम नवाज शरीफ को गिफ्ट देने का मौक़िफ़ पेश किया। वजीर आजम की फैमिली की जानिब से कतरी खत के अलावा कोई भी सबूत पेश नहीं किया गया, जिनसे ये साबित हो कि वाकई लंदन फ्लैट उन्होंने ज़ाती सरमाए से खरीदे हैं। इसलिए भी अपोजिशन पुरुमीद थी कि कतरी खत को मुस्तरद कर दिया गया तो वजीर आजम को नाअहल करार दिया जाएगा। और फिर वो वक्त आया जब सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला सुनाया। पैनामा केस में 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान जस्टिस गुलजार और जस्टिस खोसा ने वजीर आजम को नाअहल करार देने का फैसला लिखा, लेकिन 3 जजेस ने दस्तयाब सबूतों की रोशनी में इस बात को जरूरी समझा कि वजीर आजम और उनके साहिबजादों से मजीद तहकीकात की जरूरत है। इसलिए JIT तश्कील दे दी गई। JIT में MI, ISI, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक, नैब और FIA के अफसरान को शामिल किया गया, जो 2 माह में वजीर आजम और उनके साहिबजादों से रूबरू तहकीकात करके हर 15 दिन की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे। और JIT की रिपोर्ट में अगर वजीर आजम और उनके साहबजादों को कसूरवार करार दिया गया तो वजीर आजम को नाअहल करार दिया जाएगा। पैनामा लीक्स का वेलकम बैक। और आपको आगे बताएं कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब पेशी के बाद और पेशी के दौरान जो मामलात रहे उस हवाले से बात जारी है। मुझे बताइएगा, वज़ीर आज़म ज़राइर कहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब को जब बयान लिख कर दिया गया था तो इजलास में ये तय कर लिया गया था कि वज़ीर आज़म एक लफ्ज़ भी हट कर नहीं बोलेंगे। मैंने जब ये आए नहीं थे, उससे पहले जब ट्रांसमिशन कर रहे थे उसमें मैंने कहा था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को नहीं बोलना चाहिए और हो सकता है कि वो बगैर बोले चले जाएं। और तकरीबन ये चीज़ें हो गई और मैं फिर कह रहा हूँ कि इन्होंने जो बोला है ये भुगतेंगे। ठीक है, इनको नहीं बात करनी चाहिए। ये लिखी हुई तकरीर भी जो पढ़ी है ना, उसमें जो कठपुतली वाला जुमला है वो, और प्लस जो आपने देखो मीडिया के और कैमरे जो है ना मीडिया वाले, इनका काम ही ये लोगों को दिखाना। आप जब वहां से आए थे ना, और जिस तरह थोड़ा सा मुस्कुरा भी रहे थे, थोड़ा चलते हुए टहलते हुए जा रहे थे अपनी प्राणों की तरफ, चले जाते जी। जब आप वहां से आए, आने के बाद आप खड़े हुए, खड़े होने के बाद आपने जो रिटर्न तकरीर पढ़ी, ये मैसेज गलत किया कि वजीर आजम मुल्क का, और वो भी नवाज शरीफ साहब जो बोल सकते हैं वो तहरीरी तौर पर एक चीज पढ़ रहा हूँ। और उसके बाद वजीर आजम नवाज शरीफ साहब बार बार 3 दफा उन्होंने अपने 9 मिनट में जी बिल्कुल 3 दफा पहला उनका खराब था और चेहरे से पता चल रहा था अंदर जो वो उनके साथ हुआ है, JIT के सामने बैठे हैं, वो उनको पसंद नहीं आया। अच्छा, वो उनको पसंद नहीं आया और वो मिजाज में नहीं, इसलिए कि वो सामने बैठते हैं। लेकिन करना पड़ा, करना तो पड़ेगा ना यार, आपको करना तो पड़ेगा ना। तो 1982 में जब आप वजीर आला बने थे पंजाब के पहली दफा, और ज़िया-उल-हक की मेहरबानी से आपको कौमियाए गए थे, आपके कारखाने वापस मिल गए थे, तो उसके बाद तो आप ईद हो गई थी। लेकिन ये कि वो 82 से लेके 2017 तक, 2017 नहीं है ये, असल में एक्चुअल है 2000 तक, क्या 12 अक्टूबर 1999 से पहले तक, कि आपके कारखानों की तादाद कितनी हो गई, ये देखना होगा। इसहाक डार साहब का कहते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ने निकाला कि बैरून मुल्क कोई जायदाद नहीं है जी, उनके बेटों के टावर हैं, बेटों के टावर्स हैं। तो बेटा कहाँ से कमाएगा यार, मेरे बच्चे कहाँ से कमाएंगे? जब मैं कमा रहा हूँगा या कुछ छोड़ रहा हूँगा तो वो कमाएंगे ना, या फिर वो इस काबिल होंगे वो कमाएंगे। इनके बच्चे कमा लेते हैं, ठीक, दूसरों के बच्चे क्यों नहीं कमा लेते यार? ये जो हमारे यहाँ बड़े 18 साल की उम्र में हुसैन नवाज साहब अरबपति बन चुके थे। ये सनतकार जो है उसकी चिमनी से धुआं निकलता है, वो टैक्स दे के इस पाकिस्तान को चलाते हैं सनतकार। उन सनतकार के बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं? उनके टावर्स क्यों नहीं है? एफएल टावर, वर्ल्ड ट्रेड टावर, उनके क्यों नहीं है? इन्हीं के बच्चों के मेहनत करते हैं ना अजीज साहब। ये बिलावल भुट्टो क्या गार्डन में घास काटता है, बागबानी करता है, सड़क पे मुस्तफा कमाल ने जो पौधे लगाए वो छटाई करता है, इसके पास क्यों नहीं? सही, इसके पास भी पैसे हैं लेकिन उस तरह का अंदाज नहीं है बिलावल भुट्टो के पास। MQM की तरफ चले जाएं, ठीक, अरे उसको छोड़ो, ये अपने सिराजुल हक जमात इस्लामी के हैं, इनकी तरफ चले जाओ। मुझे अच्छी तरह याद है, ये बदीर में कोई तकरीब थी, उसमें आए थे D1 में लटक के,
मिनी बस में D1 में लटक के आए थे सिराजुल। अच्छा, ये वो आदमी है भाई, ठीक है। अच्छा, और आप चले जाओ इमरान खान, सारी उम्र वो ये कह रहे हैं, वो पैदा किया इमरान खान ने, ठीक है। अब फायर फंडिंग शौकत खान अब उसकी आड़ में बन सकता था वो, ठीक है। उसके पास इतने एहसास है, आपके पास कहाँ है? जरदारी साहब के पास इतने एहसास नहीं आया, बड़ा माल, लेकिन वो निकालते नहीं है वो। ठीक है। इल्जाम तो असल में पैनामा ने लगाया ना, पैनामा। अच्छा, पैनामा का मामला, पहले पैनामा का मामला है क्या, और पैनामा कहाँ से आया और किस तरीके से पैनामा किस किस पर इल्जामात आयद किए पैनामा में, पहले ये रिपोर्ट देखते हैं तफसीली। पैनामा लीक्स 11.5 मिलियन वो खुफिया कागजात जिसने दुनिया में होने वाले काले धंधे की पोल खोल दी। कानूनी मुशावरती कंपनी मोसैक फोंसेका ने पैनामा में एक कंपनी कायम की जिसने पूरी दुनिया में 40 के करीब दफातर खोले। ये फर्म दुनिया की चौथी बड़ी कानूनी फर्म है और इसकी वजह शोहरत बड़ी बड़ी शख्सियात की असासे छुपाने और टैक्स चोरी में मदद देना है। 2015 में एक जर्मन अखबार ज़ेतोशे ज़ाइतोंग से एक नामालूम शख्स ने राबता किया और उसे मोसैक फोंसेका नामी मशहूर लॉ फर्म के इंतहाई क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स देने की पेशकश की। जर्मनी अखबार ने ये तमाम डॉक्यूमेंट्स इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के हवाले कर दिए, जो इससे कबल इसी अखबार के साथ ऑफशोर लीक्स, लक्स लीक्स और स्विस लीक्स पर काम कर चुका था। पूरा 1 साल इन डॉक्यूमेंट्स पर तहकीक की गई और फिर आखिर मालूम हुआ कि वो तमाम डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल असली और दुरुस्त हैं। जर्मन अखबार ने पूरा डेटा का खुलासा रिपोर्ट की शक्ल में अप्रैल 2016 को पैनामा पेपर्स लीक्स के नाम से जारी करके दुनिया के एक बड़े हिस्से में तबाहकुन पोल खोल कर रख दिए। इस तारीखी लीक्स में तकरीबन 1.25 करोड़ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका हजम 2.6 टेराबाइट्स है। इसमें 2,14,000 अफराद, कंपनीज, ट्रस्ट और फाउंडेशन की तफसीलात हैं। इन दस्तावेजात के मुताबिक सरबराहान मुमलिकत और दीगर सियासतदानों के 60 के करीब रिश्तेदार और रुफका के नाम भी आए हैं। फाइल्स में रूसी सदर के करीबी रुफका, चीनी सदर के बहनोई, यूक्रेन के सदर, अर्जेंटाइन के सदर, बरतानवी वजीर आजम डेविड कैमरॉन के वालिद और वजीर आजम पाकिस्तान के 3 बच्चों का जिक्र है। लीक्स में बताया गया कि मोसैक फोंसेका के ग्राहकों ने कैसे मनी लॉन्ड्रिंग की, पाबंदियों से बचे और टैक्स चोरी किया। ताज्जुब की बात यह है कि इस तमाम दस्तावेजात में किसी भी अमरीकी शख्स का नाम नहीं है, हालांकि अमरीका में सालाना अरबों डॉलर महसूलात चोरी होता है। ये बात इन सारे मामलात पर सवालिया निशान है। दीगर ये कि जिस नामालूम शख्स ने इतना ज्यादा डेटा मुहैया किया है, उस शख्स ने इसके इवज कुछ माली फायदा तलब नहीं किया, महज अपनी हिफाजत पर अपने तहफुजात बयान करके जमानत ली थी। पैनामा हंगामे में आइसलैंड के वजीर आजम गिनलॉक्सन भी शामिल थे। वेट्रिसन नामी कंपनी सेगमेंट और उनकी अहलिया की मिल्कियत है। हजारों अफराद ने आइसलैंड के वजीर आजम का नाम करप्शन में सामने आने पर आइसलैंड की पार्लियामेंट के बाहर मुजाहिरा किया, जिस पर वो मुस्ताफी हो गए। 9 मई 2016 को इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स की जानिब से पैनामा पेपर्स की दूसरी किस्त जारी की गई, जिसमें मजीद 2 लाख ऑफशोर कंपनीज में उम्रा की दौलत की तफसीलात मौजूद थीं। 9 मई बरोज पीर की शब इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट यानी ICIJ मोसैक फोंसेका के लीक की जाने वाली दस्तावेजात की मजीद तफसील ग्रीनविच के मियारी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे शाया की गई। इन दस्तावेजात में तकरीबन 200 पाकिस्तानी सियासतदानों, ताजिरों और दीगर अफराद के नाम भी शामिल हैं। ICIJ की वेबसाइट पर शाया किए जाने वाले डेटा में 3 पाकिस्तानी ऑफशोर कंपनीज और 150 से ज्यादा पाकिस्तानियों का मालूम हुआ है। मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले सरबराहान वज़राए आज़म सुदूर का नाम शामिल है पैनामा पेपर्स में, और जिसमें से कुछ मुस्ताफ़ी भी हुए, कुछ की तहक़ीक़ात जारी हैं, कुछ के ख़िलाफ़ एहतजाज किया गया और वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ भी अब तहक़ीक़ात का हिस्सा बन चुके हैं। वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ कहते हैं कि मेरे वालिद ने कारोबार किया जो अब बच्चे कर रहे हैं। तो इसमें वज़ीर आज़म का क्या ताल्लुक है? वज़ीर आज़म इसमें कहाँ आ गए बीच में? वालिद कारोबार कर रहे थे, अब बच्चे कर रहे हैं। इत्तेफाक फाउंड्री थी, उससे कारोबार किया, बच्चे बाहर गए, माशाल्लाह उन्होंने पढ़ा लिखा, पैसा बनाया। बहुत अच्छा किया उन्होंने, बहुत अच्छा किया। अब खजाने से तो चोरी नहीं किया ना? खजाने से कहाँ चोरी किया? कौन से खजाने से चोरी किया? अगर 4 से 62 कारखाने बन जाते हैं तो कहाँ से किया? कारोबार अच्छा चल रहा था ना। स्टील मिल कहाँ खड़ी है? स्टील मिल कहाँ? इनकी स्टील मिल से इनके बच्चे बन गए,
इत्तेफाक फाउंड्री अगर मैं किसी को बताऊँ ना तो लोग कहेंगे कि वो मेरा ख्याल है यहाँ से शुरू होगी, अब मकबूल हसन इस्वानी में बैठे हैं, क्लिफ्टन तक होगी, एक बिल्डिंग तक। वो एक शटर है जी, उसमें 2 मंजिला इमारत है, जैसे हमारे गली महलों में होता है जी बिल्कुल, या हैदराबाद के कॉलोनी में आप कहीं देख रहे हैं, और उसके बाद पीछे खुला एरिया है जी, उसमें गधे घोड़े भी बंधे थे और अचार चावल का या अचार का काम भी, बर्फ का कारखाना भी था उसके अंदर, और इस तरह काम था। मुझे आप एक चीज बताओ यार, क्या आपके बच्चे बन गए इस कारोबार से? हमारी स्टील मिल कहाँ चली गई? हमारी स्टील मिल, हमारा पीआईए कहाँ चला गया? जिसने एमरेट एयरलाइन बनाई, सऊदी अरब एयरलाइन बनाई, मलेशिया ने इनको भी सहारा दिया, हमारी एयरलाइन कहाँ चली गई? ठीक है, हमारे जो सिविक इदारे हैं वो कहाँ चले गए? यही वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं जिन्होंने 1998 में ऑक्ट्राई को फ्रीज किया था, ऑक्ट्राई को। उसके बाद से कराची की तबाही हो रही है और ये मेयर और सिंध हुकूमत की जो जंग चल रही है उसके खालिक भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं। ताजिरों को फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने ऑक्ट्राई को फ्रीज किया था कि ताजिरों को फायदा पहुंचे जी, और रोड टैक्स और ये सब मिलके बल्दियाती इदारों को देंगे। आज कराची की तबाही की जिम्मेदार भी यही है। अगर वो फ्रीज 1997 से आप रेशो निकाल के देख लें, जब फ्रीज किया था माचिस, किसी सनतकार ने माचिस के डिब्बे पे 5 पैसे कम नहीं किए थे, पुदीने के गड्डी पे 1 रुपया कम, 1 पैसा कम नहीं किया था, किसी चीज पे नहीं। और महंगाई 3000% अब तक बढ़ चुकी है, ठीक है। उसको फ्रीज करने से आपने नुकसान पहुंचाया। स्टील मिल आपने बंद, स्टील मिल हमारी आपके 4 साल दौर में नहीं चली, पीआईए हमारी 4 साल दौर में खड़ी नहीं हुई। आपके तो पीएस पार्टी ने तबाह किया, हम कह रहे चलो मान लिया पीएस पार्टी ने तबाह की, 4 साल में आपने वो सही नहीं की। आप मुझे बताओ आपने कौन सा इदारा सही किया? हाँ, अगर सही किया तो एक गैर मुल्की इदारे ने इंकशाफ किया कि आप सही हो गए, आपके बेटे सही हो गए, आप सही हो गए, लेकिन पाकिस्तान सही नहीं हुआ। पाकिस्तान सही नहीं हुआ, पाकिस्तान सही नहीं हुआ, लेकिन उसके टोटल जिम्मेदार तो ये नवाज बरादरान तो नहीं है। 4 साल इनके थे ना, 4 साल इनके थे ना। पाकिस्तान की स्टील मिली अगर ये चला देते तो आज हम ये बात नहीं कर रहे होते। पीआईए हमारी जो है फेल हो गई, ठीक है। अब आप मुझे, लेकिन आज की जो हेयरिंग है उससे एक फायदा हुआ है। एक फायदा ये हुआ जो वो जो मैं बार बार कहता हूँ, जब मुझसे नहीं बोला जाता, एसईसी, पता नहीं, एसईसी, स्टेट बैंक, और इसमें 6 इदारे और हैं, इसको आईएसआई और एमआई को छोड़ 4 इदारे और हैं। इनके अफसरान से आज प्रेशर हट गया। हाँ, प्रेशर हट गया। आज वो प्रेशर रिलीज हो गया कि ये वापिस आ गए तो हमें छोड़ेंगे नहीं, हम सीट पे नहीं रहेंगे। और जीआईडी में जो अफसरान बैठे हैं उनमें आज ताकत आ गई होगी। आज की ये बड़ा फायदा हुआ। ये इसीलिए भैया मुराद जो कह रही है ना कि आज तारीखी दिन है, बड़ी अहमियत कहाँ मिले, आज ये दिन था। ये पीएस पार्टी के लिए भी सबक है, तहरीक इंसाफ या जो आने वाले लोग हुकूमत करेंगे उनके लिए भी सबक है कि अब इस महकमे इदारे मजबूत हो रहे हैं और वो शेयर हो रहे हैं, ठीक है, उनमें हवा भर रही है सुप्रीम कोर्ट। ये आप देखो सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये चीज आपकी मान लेते हैं, वक्त कम है। मुझे ये बताइएगा कि वजीर आजम के हमदर्द भी तो बढ़ रहे हैं। कौन से हमदर्द बढ़ रहे हैं? अभी ये फाख्ता उड़ के जाएंगी मुस्लिम लीग काफ में, ऐसा होगा? अरे आप देखना, तो अब काम शुरू हो चुका। ताकतवर नहीं होगी मुस्लिम लीग नून? नहीं, मुस्लिम लीग ताकतवर कैसे होगी? ये तो आज आपने दिया क्या है यार, आज आपने दिया क्या है? आप अगर बाहर आके बताते आज हमने ये पेपर दिया, हमने ये पेपर दिया, हमने ये पेपर दिया, कह रहे हैं मैंने एक पाई का हिसाब दे दिया, जो सुप्रीम कोर्ट में दिया था वो दिया है। अब वो तो जेआईटी बताएगी कि कौन से पेपर दिए, कौन से दिए। तो जेआईटी तो अभी तो एक हेयरिंग और है कि अब जो बाकी पीछे आ रहे हैं ना जी, इन्होंने काम ही अच्छा किया। जेआईटी दोबारा तलब किए जाने का इम्कान है। दोबारा ये आएंगे, इससे पहले जो 17 को शहबाज शरीफ आ रहे हैं और जो इसाक डार आएंगे और 24 को कैप्टन सफदर आ रहे हैं। ये नफसियाती तौर पर अब नीचे हो गए। अब करो धुआंधार तकरीर दानियाल अजीज साहब, अब करो राना सनाउल्लाह साहब। जब उनका कायद नहीं बढ़ गया, ठीक है, इनके पीछे कौन आएगा? ठीक है, अच्छा अब ये देखो, अब मैं बता रहा हूँ इंडिकेटर। शहबाज शरीफ के आने से पहले राना सनाउल्लाह के धुआंधार बयान, दानियाल अजीज के अगर आए नहीं आए, मरियम औरंगजेब के बयान या पंजाब से अगर बयान आने शुरू हुए तो समझ जाना जीआईटी में नवाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ है, कितने कंफ्यूज हुए थे, क्या हुआ था। अब ये प्रेशर यहां से रिलीज करने के लिए शहबाज शरीफ की आमद से पहले पंजाब से राना सनाउल्लाह और सितारे फजल चौधरी, अब इनके बयान आएंगे, अब आएंगे और आपको अंदर की स्टोरी सब पता चल जाएगी
कितना प्रेशर है इनके ऊपर। वो तो नदिया गली में बैठे हुए हैं, वो इमरान खान साहब लीडो खेलने दोस्तों के साथ शाल ओढ़ के बैठे हुए, राजेश खन्ना बने हुए, वो वायरल कर रहा है, तस्वीर इनकी हट रही है कि यार ये हो क्या रहा है। वो नथिया गली में ऐश कर रहा है, हमें फंसवा गया। सही। लेकिन अभी वो शीदा टिल्ली कहाँ है, और शेख रशीद साहब जिनको राना सल्ला शीदा टिल्ली कहते हैं, वो कहाँ है? अभी तक बयान नहीं आया, वरना मैं सोचा था उनका बयान आएगा। वो देखो शेर जा रहा है, वो क्या शेर? वो बात तो ठीक है, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने इससे पहले भी जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तब भी मिठाइयाँ बांटी थी कि जब JIT बनने के लिए कहा गया था तब मिठाई बांटी। वो तो और अब भी किसी ने कहा इंग्लिश में पढ़ लो, फिर 2 अंग्रेज बुलाए गए, पढ़े लिखे लोग बुलाए गए, उन्होंने पढ़ा। अब पंजाब से आपके लिए अब नहीं, इस वक्त भी मुस्लिम लीग नून इस चीज़ को एक खुशामद समझ रही है और खुशियां मना रही है कि एक वजीर आजम, मुंतखब वजीर आजम JIT के सामने पेश हुआ है। यार ये बड़ी बुरी बात है, शर्म की बात है, ये शर्म की बात है। जी हाँ, शर्म की बात है। आप क्रिमिनल केस में कहो, ये भी तो बोलो यार, मनी लॉन्ड्रिंग। आप नवाज शरीफ साहब सियासी आदमी है ना, वो जो मर्जी आए कहें, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है, जो इंसाफ देती है, लोगों को इंसाफ देती है, वो इदारा कह रहा है JIT, वो इदारा कह रहा है क्रिमिनल प्रोसीडिंग, वो इदारा कह रहा है सुप्रीम कोर्ट मेम्बरान बना रहा है, और अगर आपको कोई तंग कर रहा है वारंट भेज के लाओ, हम गिरफ्तारी के वारंट निकालेंगे, नहीं आते तो। कोई आपको तंग करता है तो अभी बताओ। तो ये टोटल जो है, ये भाई या तो उम्रे से आए थे, हज मुबारक, और सच और झूठ का भी मामला तय होना है, सब तय हो। ठीक है अजीज आरिफ साहब, वक्त खत्म हो चुका है बिल्कुल। आगे देखते हैं कि JIT के सामने मजीद कितने मुस्लिम लीग नून के अरकान पेश होते हैं, और इसके अलावा सेनेटर अब्दुल रहमान मलिक को भी JIT के सामने पेश होना है। फिलहाल दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।